तो देखो अपन ने लास्ट लेक्चर के अंदर YDSC कंप्लीट कर लिया था ना। YDSC के अंदर अपन ने देखा था कि अगर हमारे को कोई चीज़ बतानी है कि किस जगह पे पोजीशन आ रही होगी मैक्सिमा या मिनिमा की, तो वो कितनी आई थी, डेल्टा एक्स की वैल्यू आई थी YD अपॉन कैपिटल D, जहाँ पे Y जो थी वो पोजीशन थी। ठीक है। अब अगर मुझे कभी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा या अपने से पूछे कि वो बताओ कि कौन से नंबर पे फिफ्थ मैक्सिमा आ रहा होगा, है ना, तो वो पोजीशन अपन निकाल सकते हैं। ठीक। अब जो मैं बात कर रहा था वो क्या है, एक होती है इसमें फ्रिंज विड्थ, है ना। क्या होती है फ्रिंज? अपन ने ये चीज़ देखी थी कि जब कभी भी कुछ सोर्स से वो S1 S2 से लाइट जाती है तो वहाँ पे फ्रिंजेस बनती है, हाइपरबोलिक कर्व्स जो मैंने आप लोगों को बताए थे। उनकी जो विड्थ होती है ना उसे बोला जाता है फ्रिंज विड्थ। डेफिनेशन क्या होगी भाई, देखो सेंट्रल मैक्सिमा, फिर उसके बाद फर्स्ट मिनिमा, फिर उसके बाद फर्स्ट मैक्सिमा, ऐसे आता था। तो मैं क्या कह सकता हूँ, अगर मुझे फ्रिंज विड्थ बतानी हो तो कैसे कहेंगे, दो कॉन्जुगेटिव मैक्सिमा के बीच की जो डिस्टेंस होती है वही क्या होती है, फ्रिंज विड्थ। क्योंकि हमें पता है जितनी साइज का मैक्सिमा आता है उतनी साइज का क्या आता है, मिनिमा आ रहा होता है। तो अगर अपने को फ्रिंज विड्थ की बात करनी हो तो वो भी कह सकते हैं। एक आती है एंगुलर विड्थ। एंगुलर विड्थ की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें एक चीज़ पता है कि वो जो फ्रिंजेस बनती है वो बहुत, अब देखो फ्रिंज विड्थ में आएगा दोनों के बीच की सेपरेशन। जैसे मैं आपसे कहूँ फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या डेल्टा एक्स की वैल्यू किसके इक्वल होनी चाहिए, एल लैम्डा के, यानी YD अपॉन कैपिटल D इज इक्वल टू एल लैम्डा। ठीक है। अब बताओ फर्स्ट मैक्सिमा की पोजीशन मुझे निकालनी, फर्स्ट मैक्सिमा पोजीशन, तो कैसे निकालूंगा, फर्स्ट मैक्सिमा की पोजीशन आएगी YD अपॉन कैपिटल D इज इक्वल टू लैम्डा। तो ये आ गया Y की वैल्यू जो आई वो आ गई लैम्डा D अपॉन स्मॉल d। ठीक। ऐसे सेकंड वाले की क्या आएगी, तो सेकंड मैक्सिमा पोजीशन अगर हम निकालेंगे तो YD अपॉन कैपिटल D इज इक्वल टू 2 लैम्डा। तो वो क्या आ गया, Y2 इज इक्वल टू 2 लैम्डा D अपॉन स्मॉल d, है ना। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जैसे ये S1 S2 थे, तो पहला मैक्सिमा जो आ रहा था वो यहां कहीं आया, दूसरा मैक्सिमा जो आ रहा था वो यहां कहीं आया, है ना। तो ये हमारे क्या हो गया, मैक्सिमा, फर्स्ट मैक्सिमा। ये क्या आ गया, सेकंड मैक्सिमा। बीच में क्या आया वो, सेकंड मिनिमा। तो ये उसकी विड्थ हो जाएगी, हो जाएगी ना। तो ऐसे ही मैं अगर मैं कहूँ कि ये फ्रिंजेस है, फ्रिंज विड्थ निकालनी होगी तो फ्रिंज विड्थ की डेफिनेशन क्या आ जाएगी, फ्रिंज विड्थ। तो अपन क्या कह सकते हैं, डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिगेटिव मैक्सिमा और मिनिमा, जरूरी नहीं कि मैक्सिमा से देखो, मिनिमा से भी देख सकते हो, इज कॉल्ड एज फ्रिंज विड्थ, है ना। अब देखो अगर मैं यहाँ पे कहूँ तो फ्रिंज विड्थ बीटा मेरे हिसाब से क्या आनी चाहिए, Y2 माइनस Y1, दो कॉन्जिक्यूटिव के हिसाब से। तो ये हुआ फर्स्ट मैक्सिमा की पोजीशन ये थी, सेकंड ये थी, तो यही हमारी क्या है, फ्रिंज विड्थ है। ये फ्रिंज विड्थ है तो इसको अपन बीटा बोल रहे हैं, ये है फ्रिंज विड्थ। यहाँ पे कौन सा आ रहा होगा, सेकंड मिनिमा। ठीक है। क्या लिखोगे भाई, 2 लैम्डा D अपॉन स्मॉल d माइनस लैम्डा D अपॉन स्मॉल d, क्या आया। ठीक है। तो बीटा की जो डिपेंडेंसी है वो किस पे आई, बीटा आया लैम्डा D अपॉन स्मॉल d। अब देखो लैम्डा फॉर लाइट की बात करें, फॉर लाइट क्या होता है, इन एंगस्ट्रॉम। D आप क्या कह रहे हो, इन मिलीमीटर। ठीक है। तो बीटा की वैल्यू जो आने वाली है वो क्या आएगी, 10 टू द पावर -10 इंटू D, क्योंकि ये तो मीटर में था और ये मिलीमीटर में है, तो 10 टू द पावर -3 जो भी आएगा। तो ये जो भी आने वाला है वो माइक्रोमीटर या जो भी होगा भाई, 6000 एंगस्ट्रॉम है, जो भी होगा। तो
इसको अगर अपन 1000 एंगस्ट्रॉम के हिसाब से भी माने, किसने 5000 से, तो ये 3 जीरो, ये 3 जीरो, 6 हो गई। तो ये ऑलमोस्ट किसके ऑर्डर का आता है, 10⁻⁻⁻4 मीटर का। यानी एक एक मिलीमीटर के ऑर्डर की क्या बनती है वहाँ पे, फ्रिंज विड्थ बनती है। समझ में आ गया। अब आप ऐसे मत देखो, चाहो तो उससे भी देख लो। अगर मैं कहता कि यहाँ पे फॉर मिनिमा के लिए बताओ, फॉर मिनिमा, तो y1 कितना आता, बोलो। ऐसे लिखते ना कि डेल्टा x इज इक्वल टू 2n-1 इंटू λ/2। तो पहला y1 क्या लिखते, बोलो। यह आता y1 d अपॉन कैपिटल D इज इक्वल टू λ/2। तो y1 की वैल्यू आती λ/d/2d। y2 d अपॉन कैपिटल D इज इक्वल टू 3 λ/2। तो यह आता y2 इज इक्वल टू 3 λ/d/2d। तो यहाँ से भी अगर आप देखोगे y2 माइनस y1 ही फ्रिंज विड्थ होगी, तो यहाँ पे भी वही आएगा λ/d/d आ गया। ठीक है। अब आती है बात एंगुलर विड्थ की। एंगुलर विड्थ, एंगुलर विड्थ क्या होती है, तो एंगुलर विड्थ को बोलते हैं अपन एंगल सबटेंडेड, एंगल सबटेंडेड बाय फ्रिंज at the center of two slit is called as angular width। अब कैसे, हमें पता है कल हमने ऐसा डायग्राम बनाया था, ये किसी P पॉइंट पे है ना, तो ये थीटा एंगल होता था। तो मैंने क्या बताया था वहाँ पे, जब अपन वो लेते थे तो एंगुलर विड्थ क्या हो जाएगी, ये डिस्टेंस d होती है। तो अपन एंगुलर विड्थ को ऐसे लिख सकते हैं, एंगुलर विड्थ इनटू रेडियस इज इक्वल टू फ्रिंज विड्थ। जैसे आर्क होता है ना, तो फ्रिंज विड्थ एक टाइप से क्या है, आर्क ही तो हुआ भाई, ऐसे होगा। देखो ये इतनी सी बन रही होगी ये, तो ये हमारी क्या है, फ्रिंज विड्थ है। और ये एंगल क्या है, थीटा, ये एंगुलर विड्थ है। और रेडियस कितनी हो गई, d। तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि d इंटू थीटा इज इक्वल टू बीटा। तो क्या आएगा, d इंटू थीटा इज इक्वल टू λ/d/d। तो ये कैपिटल D से कैपिटल D कैंसिल, तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई, λ/d। ठीक है। तो कभी अपने से एंगुलर विड्थ पूछे तो वो भी निकाल सकते हैं। तो ये निकालो, फिर जल्दी से अब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अपन। और ये एक और चीज़ बता दो, जो भी चीज़ें अब अपन पढ़ रहे हैं, ये अभी एक्सपेरिमेंट जो था ना, केवल वही है आपके बोर्ड के सिलेबस के अंदर। ये एक दो क्वेश्चन जो मैं कराऊंगा वही ज़्यादातर अगर पूछे जा सकते हैं। बाकी इसके पहले मैंने वो पार्ट डिफरेंस के क्वेश्चन कराए थे, वो भी बोर्ड के अंदर नहीं थे। और साथ के साथ अब जो मैं क्वेश्चन कराऊंगा ऑप्टिकल पाथ लेंथ वाले, जिसमें स्लैब को इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा, ये सारी चीज़ें होगी, तो वो वाले भी क्वेश्चन सिलेबस में नहीं होंगे। ठीक है। तो आप लोग उसको टारगेट ना करें। देखो एक क्वेश्चन ज़्यादातर प्रचलित है, सब कहते हैं कि भैया आपने यहाँ पे मोनोक्रोमेटिक लाइट ली है ना। अगर हमने यहाँ पे मोनोक्रोमेटिक की जगह केवल लाइट ली होती, लाइट इन द सेंस वाइट लाइट, तो क्या फ़र्क पड़ता। अभी तो आपने मोनोक्रोमेटिक ली है, तो वहाँ पे क्या होती है, ब्राइट फ्रिंज बनती है, डार्क फ्रिंज बनती है। और मोनोक्रोमेटिक का मतलब आप बेसिकली क्या बोलते हो, द लाइट हैविंग सिंगल वेवलेंथ। जस्ट लाइक मैं आपसे कहूँ कि एक 3800 एंगस्ट्रॉम की लाइट हमने गिराई, तो अब उसकी पूरे टाइम पे जो वेवलेंथ है वो यही रहेगी। जबकि वाइट लाइट के अंदर तो रेंज होती है, कहाँ से, 3800 से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच में। तो फिर क्या करें, तो ये चीज़ ध्यान में रखना कि जब वाइट लाइट यूज़ की जाएगी मोनोक्रोमेटिक की जगह, तो केवल सेंट्रल जो फ्रिंज होती है ना वही वाइट बनती है, बाकी सब कलर फ्रिंजेस बनती है।
क्या बनती है? कलर। अब आप कहोगे कि ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सेंट्रल मैक्सिमा के अंदर ही पार्ट डिफरेंस 0 होता है, जिसकी वजह से वहाँ इक्वल लाइट पहुँचती है। बाकी और जगह पे पार्ट डिफरेंस फाइनाइट होता है, जिसकी वजह से किसी जगह पे तो एक की तो वाइट लाइट पहुँच रही है पर दूसरे की रेड ही पहुँच रही होती है। तो अपन ने एक चीज़ देखी थी रे ऑप्टिक्स के अंदर, किसी भी वाइट ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर हम दूसरी लाइट गिराते हैं तो वो कैसा हो जाता है? वैसा ही हो जाता है। नॉर्मल लाइफ में आप नहीं देखते क्या कि अगर मैंने वाइट लैम्प ले रखा है या वाइट लाइट ले रखी है, उसको मैंने अगर रेड कलर से कवर कर दिया तो वो क्या बन गया? रेड लाइट वाला, है ना। तो ये चीज़ अपने को ध्यान में रखनी है, पॉइंट बना के लिख लेना कि इन YDSC एक्सपेरिमेंट व्हेन वी रिप्लेस द मोनोक्रोमेटिक लाइट बाय वाइट लाइट, इन YDSC experiment when we replace the monochromatic light by white light, when we replace the monochromatic light by white light, then central fringe will appear white. Central fringe will appear या central maxima will appear white since it has part difference 0. Since it has part difference 0, but the other fringes will appear colorful, since they have finite path difference। ठीक है। तो अगर हमारे से पूछा जाए मोनोक्रोमेटिक की जगह हमने वाइट लाइट यूज़ करी तो सेंट्रल तो क्या होगा? बढ़िया वाइट कलर का ही हो रहा होगा, स्पॉट बन जाएगा और बाकी सब जाके होते हैं वो कलरफुल हो जाते हैं, जिनका हम यूज़ करते हैं किसमें? इफ़ेक्ट्स के अंदर। नहीं देखा कि तुमने कि अलग अलग इफ़ेक्ट लगा देते हो आप लोग, या कभी जो मोबाइल वगैरह के अंदर एप्लीकेशंस ही आती है, दीज आर बेस्ड ऑन इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। जैसे आपने फ़ोटो खींचा, या फोटोग्राफर्स ज़्यादातर इसका यूज़ करते हैं इंटरफेरेंस का, हालांकि उनको पता नहीं होता पर वो इफ़ेक्ट का यूज़ कर रहे होते हैं ना। वो इफ़ेक्ट जो क्रिएट किए जाते हैं वो इंटरफेरेंस से ही क्रिएट किए जाते हैं। जैसे आपने देखा था कि सिंपल फ़ोटो खिंचाया गया पर चारों तरफ से जो था वो कलरफुल था या कुछ अलग तरीके का इफ़ेक्ट आ चुका है, वो सब किस पे बेस्ड है? इंटरफेरेंस वाले पे। ठीक है ना। क्यों? क्योंकि उसमें हालांकि अपन इसका यूज़ नहीं कर रहे होते हैं, क्या मतलब स्लिट्स का यूज़ नहीं कर रहे होते हैं, पर आपने देखा होगा उसमें होता तो एलईडी लैंप पे वाइट लाइट होती है, पर वो किसी एक पर्टिकुलर पार्ट से लेंस के थ्रू क्रॉस होके जाती है। ठीक है। चलो अब देखो, मान लो एक क्वेश्चन हमें दे रखा था, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक से, कि जैसे हमें दे दिया कि लैम्डा दे रखा है, डी दे रखा है, कैपिटल डी, और दो स्लिट्स के बीच की डिस्टेंस दे रखी। मान लो अपने से पूछा जाए व्हाट विल बी द, क्वेश्चन ध्यान से सुनना, व्हाट विल बी द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन थर्ड मिनिमा एंड एर्थ मैक्सिमा, तो कैसे निकालोगे? हाँ, एक क्वेश्चन लिखाता हूँ मैं, लिखो। इन YDSC ए मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ, इन YDSC monochromatic light of 4000 angstrom, in YDSC a monochromatic light of 4000 angstrom is used in two slits having separation 0.4 mm and screen is placed 0.8 meter from slits, and screen is placed 0.8 meter from slits.
है ना, 0.4 mm। तो स्लिट सेपरेशन दे रखी है और स्क्रीन की सेपरेशन 0.8 मीटर दे रखी है। फाइंड आउट द मिनिमम एंड मैक्सिमम डिस्टेंस, फाइंड आउट द मिनिमम एंड मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन थर्ड मिनिमा एंड एर्थ मैक्सिमम। फाइंड आउट द मिनिमम एंड मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन थर्ड मिनिमा एंड एर्थ मैक्सिमम। कहने का मतलब ये है भैया कि जैसे मैं आपसे कहूँ कि ये YDSC है, तो इसको अगर हम ध्यान से समझें तो कहने का मतलब ये है कि ये हमारा इंटरफेरेंस पैटर्न हो गया। अब हमारे पास चॉइसेस है। अब ये चॉइसेस का मतलब क्या हुआ कि जैसे अगर मैं कहूँ कि ये तो हमें पता है कितना है, 0.8 मीटर, यानी कैपिटल D दे रखा है ना। ये स्मॉल d होता ही है हमारे पास, है ना। ये S1 है और ये क्या है, S2। ठीक है भैया। अगर थर्ड मिनिमा में बना रहा हूँ, क्या बना रहा हूँ, थर्ड मिनिमा, तो मैंने भैया यहाँ बनाया थर्ड मिनिमा। इसकी पोजीशन में निकाल सकता हूँ Y1। ठीक है, ये हो गया हमारा कौन सा, थर्ड मिनिमम। और अगर कोई कहे कि बताओ भैया एर्थ मैक्सिमा, तो एर्थ मैक्सिमा क्या आ जाएगा यहाँ पे, एर्थ मैक्सिमा। ठीक है, तो क्या आंसर आएगा हमारा, ये इसकी पोजीशन हो गई Y2। तो आंसर क्या जाएगा, सेपरेशन निकालनी, तो आंसर क्या जाएगा, Y2 माइनस, नहीं, मिनिमम और मैक्सिमम डिस्टेंस के लिए अगर आपने यहाँ पे थर्ड मिनिमा बनाया है तो एर्थ मैक्सिमा यहाँ भी तो बन सकता है भैया। तो ये Y2 ये भी तो होगा, क्योंकि सेंटर से डिस्टेंस ले रहे हो। तो ये, तो जब मैं बात करूँगा मिनिमम के लिए तो सेम साइड बनाओ, और जब बात करूँगा मैक्सिमम के लिए तो अपोजिट साइड बनाओ। तो ये वाली डिस्टेंस तो जो देगी ना वो मिनिमम डिस्टेंस देगी, और ये वाली जो डिस्टेंस देगी ना वो मैक्सिमम डिस्टेंस देगी। यानी अगर मैंने ये निकाल लिया Y1, वो कितना आएगा, 3 लैम्डा D अपॉन, सॉरी थर्ड नंबर का है ना, तो 5 लैम्डा अपॉन 2D, यही आएगा। अगर ऐसे समझ में नहीं आया तो ऐसे देखो, क्या लिखते हैं पोजीशन के लिए कि डेल्टा x इज इक्वल टू थर्ड नंबर का मिनिमा, पहला लैम्डा बाई 2, दूसरा 3 लैम्डा बाई 2, तीसरा 5 लैम्डा बाई 2, तो 5 लैम्डा अपॉन 2 क्या आएगा, तो ये आ जाएगा YD अपॉन कैपिटल D इज इक्वल टू 5 लैम्डा अपॉन 2। तो ये आ गया कितना, Y1 इज इक्वल टू 5 लैम्डा D अपॉन 2D। क्या आ जाएगा, ये आया 5 इंटू 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 इंटू D की जगह 0.8 डिवाइडेड बाय 0.4, 2 इंटू 0.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। ये लिया, ये 10 टू द पावर माइनस 4 टाइम्स कैंसिल। ठीक है, ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, ये इससे 2 बार कैंसिल, खत्म। कितना आया, 20, क्या आ जाएगा 2 मिलीमीटर। ठीक है, Y2 निकालोगे तो Y2 क्या आ जाएगा, Y2 के लिए भैया हम ये करेंगे डेल्टा x इज इक्वल टू 8th नंबर का मैक्सिमा, तो 8 लैम्डा, क्या आ जाएगा YD अपॉन कैपिटल D इज इक्वल टू 8 लैम्डा। तो आंसर क्या आया हमारे, Y2 इज इक्वल टू 8 लैम्डा D अपॉन स्मॉल d। ठीक है भाई, तो चलो बढ़िया। यहाँ अगर आप देखो तो आंसर मेरा क्या आया था इसको सॉल्व करने से, अरे ऐसे मत समझो, ये 4 को मल्टीप्लाई किए थे ना तुम 5 से, तो 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 आया था ना, 2 से काटने पे। 2 से नहीं काटते तो क्या होता, 8 आता। तो 8, अब देख लो, आप खुद ही सोल्व करके देख लो, समझदार तो होगी। 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 आया है ना। तो यहाँ पे मैं कैलकुलेशन इजी करवा रहा हूँ भाई मैं, 8 और इसका क्या आया था 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 मीटर, कितना आया 6.4 मिलीमीटर, ये Y2 आया। आप सोल्व करके निकाल लो, आएगा यही। ये 4000 10 टू द पावर माइनस 10, 0.8 और ये पॉइंट से कैंसिल, ये 2 बार होगा, ये 2 बार होते हैं, 8 आया, 8 और इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 आ जाएगा। ये 2 तो उसका था ना लैम्डा बाई 2 वाले का,
तो अब बताओ मैक्सिमम सेपरेशन क्या है, मैक्सिमम या मिनिमम सेपरेशन तो क्या आएगी, सेपरेशन आएगी हमारे पास 6.4 माइनस 2, तो ये आ गया 4.4 मिलीमीटर। और मैक्सिमम सेपरेशन जो आएगी वो क्या आ जाएगी 6.4 प्लस 2 यानी 8.4 मिलीमीटर। समझ में आ गया? चलो लिख लो। हो गया? आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट लिखो इन YDSC। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन YDSC, इन YDSC bichromatic light of wavelength, bichromatic light of wavelength 4200 and 4800 is used in YDSC bichromatic light of wavelength 4200 and 4800 angstrom is used if screen is placed 1 meter away and slit distance is 0.5 millimeter, 0.5 millimeter, then which maxima will coincide? Which maxima will coincide? अब पहले तो ये बताओ, जैसे एक सीधी सी बात बताता हूं मैं आपको कैसे है। मान लो ये जो क्वेश्चन है उसके कहने का मतलब ये है कि भैया देखो ये जो YDSC का एक्सपेरिमेंट था ना, उसके अंदर आपने क्या करा कि उसको नहीं लेके, किसको, मोनोक्रोमेटिक को नहीं लेके बाइक्रोमेटिक ले लिया। अगर मैं मोनोक्रोमेटिक लेता, सुनना अब मैं लाइन से एक एक ऐसे कर रहा हूं कि मान लो मैंने यहाँ पे कई मैक्सिमा बनवाया, बाइक्रोमेटिक है ना, तो बाई का मतलब 2 है, तो उनमें से कोई एक वेवलेंथ लेता, तो मान लो यहाँ पे N1 वाला मैक्सिमा बनता। कौन सा वाला? N1 मैक्सिमा। ठीक है, ये तो मैंने क्या लिया, 1 वेवलेंथ, जब मैंने एक वेवलेंथ ली। पर अगर मैं यहाँ पे दूसरी वेवलेंथ लेता तो क्या होता, उसी जगह पे मैक्सिमा तो बनता पर जो थोड़ी वो वाले नंबर का ही बनता, क्योंकि अब लैम्डा चेंज हो चुका है, तो वेवलेंथ चेंज होने से वहां पे मान लो N2 नंबर का मैक्सिमा बन रहा है, किससे, ब्लू वाले से। तो मैं क्या लिखूंगा, दोनों के लिए क्या सेम है, सेंटर से क्या चीज सेम है, पोजीशन, डिस्टेंस, ज्यादा डिस्टेंस के अंदर पूरी वहां से काउंट होगी, इसलिए वो नहीं, सेंटर से अगर आप यहाँ पे देख रहे हो तो ये। अब देखो क्या लिखोगे, y1 में लिखूंगा y2 के इक्वल, है ना। चलो y1 की वैल्यू में क्या लिखता, y1 d अपॉन कैपिटल D इज इक्वल टू N1 लैम्डा 1 लिखते कि नहीं लिखते, है ना। और दूसरे के लिए क्या लिखते हैं, y2 d अपॉन कैपिटल D इज इक्वल टू N2 इंटू लैम्डा 2। समझे? तब मुझे बताओ यहां से y1 निकालता तो क्या आता, N1 लैम्डा 1 d अपॉन स्मॉल d, और y2 यहां से निकालता तो N2 लैम्डा 2 d अपॉन स्मॉल d। जब आप यहां रखोगे तो क्या आएगा, N1 लैम्डा 1 कैपिटल D अपॉन स्मॉल d इज इक्वल टू N2 लैम्डा 2 कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। ये तो पूरा का पूरा कैंसिल। ठीक है, तो क्या आया, N1 अपॉन N2 इज इक्वल टू लैम्डा 2 बाय लैम्डा 1। लैम्डा 2 कितना,
48,000 एंगस्ट्रॉम, सॉरी 4800 एंगस्ट्रॉम और ये 4200 एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम ने काट दिया, ये आया 8 और ये 7, यानी N1 तो कौन सा रहा होगा, 8वें नंबर का मैक्सिमा, पहले वाली वेवलेंथ के लिए तो 8वां मैक्सिमा और N2 के लिए 7वां मैक्सिमा, वो आपस में क्या हो जाएंगे, कोइंसाइड कर जाएंगे। अब देखो ये क्वेश्चन कराने का मेन कारण क्या है, इट इज़ गिवन दैट द डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन एंड स्लिट इज़ समथिंग 1 मीटर दे रखी है, स्लिट सेपरेशन भी 0.8 वो 0.5 mm दे रखी है, बट दे आर नॉट इन यूज़, यहाँ पे यूज़ नहीं कर रहे। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी जाए और वो सारी की सारी नेसेसरी हो। अगर आपने सही कंसेप्ट लगाया है तो उसने तो केवल ये पूछा है ना। अब वो मान लो इसी में ये बनाते कि भैया बताओ कि दोनों एक जगह बन रहे हैं ना, अब उनकी पोजीशन बताओ, तो मैं किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देता, चाहे इसमें पुट करूँ चाहे इसमें। N1 में तो मुझे 8 रखना पड़ता और N2 की जगह 7 रखना पड़ता, तो मेरे वहाँ से पोजीशन आ जाती। समझ में आ गई बात। अब वो ऐसे कोइंसाइड वाले क्वेश्चन देखो मैं एक एक ही टाइप करा रहा हूँ हर एक का, यूँ मत तो एक्सपेक्ट मत करना कि इसी का अब मैं दूसरा टाइप कराऊँ कि एक जगह मैक्सिमा था दूसरी जगह का मिनिमा था और मैंने पोजीशन लगा के वो करवाई, वो अपन नहीं कर रहे हैं ना। हो सकता है वहाँ पे फिर आप खुद को अपने अलग तरीके से मैनेज कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग हम पढ़ने जा रहे हैं ऑप्टिकल पाथ लेंथ। क्या है ऑप्टिकल पाथ लेंथ? देखो अब से अच्छे से वेरिएशन चालू होंगे, है ना। तो थोड़ा भी ध्यान अगर आपने इधर उधर हटाया तो एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि मैं जो तरीका बताऊंगा आप उसी तरीके से फॉलो करेंगे, उसी से पार्ट डिफरेंस निकालेंगे। क्योंकि मैं बिल्कुल देखना पहला ये बता रहा हूँ ऑप्टिकल पाथ लेंथ क्या होगी, फिर अपन क्या करेंगे एक एक करके वेरिएशन बढ़ाते जाएंगे। मतलब पहले स्लिट थी, स्लिट के सामने स्लैब लगा दी, एक के आगे लगा दी, फिर दूसरे के आगे लगा दी, फिर उसको पानी में डाल दिया, फिर स्लैब भी डाल दी, तो फिर क्या क्या चेंजेस आएंगे वो सारी चीज़ें आपके अलग होती जाएगी। तो आप लोगों को ये जो तरीके सीख रहे हो ना ऑप्टिकल पाथ लेंथ के, जो मैं तरीका बता रहा हूँ वो ध्यान में रखना है। अब देखो ऑप्टिकल पाथ लेंथ क्या होती है, हालांकि देखो ये स्लैब जो होती है ना ये बहुत कम थिकनेस की होती है, मिलीमीटर, है ना। जैसे मैं आपसे कहूँ इफ़ वी वांट टू क्रिएट ए ग्लास टू रिड्यूस द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, व्हाट वी हैव टू यूज़, हमें कुछ नहीं करना, उसके ऊपर एक लेयर चढ़ानी है ना, जो एक ऐसे मटेरियल की हो जो लाइट को ट्रांसमिट कर दे और क्या कर दे, इंटेंसिटी को रिड्यूस कर दे। अब ऐसा कौन सा होता है, हम जितने भी हमारे सन ग्लासेस पहनते हैं ना उनमें क्या होता है एक लेयर चढ़ी हुई आती है। आपने देखा होगा ना भाई, अगर आप नॉर्मली ले रहे हो तो भाई एक तो ऐसा ग्लास हो गया जो फाइबर वाला हो गया, जिसके अंदर तो आप कहोगे कि वहाँ से लाइट ट्रांसमिट होती है। फिर आपने एक तो ऐसे ग्लासेस देखे होंगे कि उधर से जैसी लाइट पास कराओगे वो वैसे कलर की हो जाती है जिस कलर का आपका सन ग्लासेस था, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। अगर आप जैसे होते ना कि रेबन मान लो, है ना, तो रेबन का उनमें वो क्लेम करते हैं कि यू कैन सी द सन फ्रॉम देयर ग्लासेस। तो वो कैसे देख सकते हो कि उससे जो लाइट आ रही है वो उसकी इंटेंसिटी को क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है। वो इतना कैपेबल है। वो कैसे कर रहा है, मतलब ट्रांसमिट तो कर रहा है लाइट को, पर वो इंटेंसिटी को रिड्यूस कर रहा है। तभी तो अल्ट्रावायलेट रे प्रोटेक्शन ये सब सारी चीज़ें बोलते रहते हैं। वो कैसे हुआ, उन्होंने इंटेंसिटी को रिड्यूस किया बाय द यूज़ ऑफ फिल्म। और वो फिल्म जो होती है उस पर एक लेयर चढ़ा दी जाती है ऐसे मटेरियल की जो उसकी थिकनेस तो कम होती है, लाइट को भी ट्रांसमिट कर देते हैं, पर वो क्या करते हैं, इंटेंसिटी को रिड्यूस कर देते हैं। तो वही चीज़ अपन पढ़ने जा रहे हैं। अब मैं यहाँ पे जो बताऊँगा ना आपको
उसके अंदर क्या है कि अपन देखेंगे कि थिकनेस तो मैं आप लोगों को थोड़ी ज़्यादा करके दिखाऊंगा, पर वो किस ऑर्डर की है, मिलीमीटर की। तो अपने दिमाग में इमेज यही होनी चाहिए कि जैसे मैं यहाँ पे सपोज करना, जैसे मैं यहाँ पे ये फिल्म बना रहा हूँ, ये ऐसे, जिसकी थिकनेस क्या हो गई T, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो गया म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इसके दिमाग में आपके पिक्चर ये चलनी चाहिए कि मिलीमीटर के ऑर्डर की है। भले ही अपन देखने के लिए इसको थोड़ा लार्ज साइज का बना रहे हैं, पर यहाँ पे क्या होगा, ये उतनी ही ऑर्डर की। अब मुझे बताओ, लाइट इसमें एंटर करी, हम ये निकालना चाहते हैं कि इसमें से जब लाइट पास होती है तो इसको एक्चुअल में चलना कितना पड़ता है, ये हम देखना चाहते हैं। ठीक है, तो अब मुझे एक चीज बताओ, अगर इस जगह पे जैसे यही पार्ट में एयर का लेता, इफ वी टेक एयर पाथ ऑफ सेम थिकनेस, अगर इसी जगह पे मैं एयर पाथ लेता और कौन सा लेता, इतनी थिकनेस का लेता, कितने की, T थिकनेस की, तो हमें पता है कि डेल्टा फाइव फेज डिफरेंस के डेल्टा एक्स आता है ना। के क्या होता है 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। तो लाइट एक्स्ट्रा कितना चल के आती है भाई, अगर पाथ डिफरेंस की बात करें तो वो क्या चली 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू T थिकनेस, इतना T इसी एयर वाले पाथ से वो चल के आई है ना। जब अगर हम इसको हटा के इतना सा लेंथ लेके रखते तो लाइट चली जो कितना चली, T चली। ठीक, अब अगर मैं कहूं कि इफ वी टेक म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेम थिकनेस, तो क्या होगा, डेल्टा फाइव विल बी 2 पाई अपॉन क्या होगा लैम्डा डैश इंटू T। क्योंकि हमें पता है लाइट जब भी किसी मीडियम में जाती है तो उसकी वेवलेंथ रिड्यूस हो जाती है, और जिस फैक्टर से रिड्यूस होती है उसे ही तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोला जाता है। तो अगर मैं यहाँ पे कहूँ तो डेल्टा फाइव कितना आ जाएगा 2 पाई अपॉन लैम्डा बाय म्यू इंटू T। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखना चाहूँ तो 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू म्यू T लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। अब मुझे एक चीज बताओ, ये इक्वेशन 1 है और ये क्या हो गई इक्वेशन नंबर 2, तो क्या चीज पता लगी, अगर मैं दोनों को कंपेयर करना चाहता हूं, कंपेयर कैसे की जाती है, जब सेम टाइप के वेवलेंथ से आप कंसीडर करोगे, इसलिए मैंने इसको इस फॉर्म में लिखा। तो मैं क्या देख रहा हूं कि अगर यही मीडियम एयर का होता तो लाइट को T चलना पड़ता, पर यही मीडियम जब म्यू का था तो उसको म्यू टाइम्स चलना पड़ रहा है। उसी लाइट को सेम वेवलेंथ रखने के लिए कितना चलना पड़ रहा है, म्यू टाइम्स। इसका मतलब आप अगर मीडियम में चल रहे हो T थिकनेस, तो वो एयर की कितने के बराबर है, म्यू टाइम्स के बराबर है। समझ में आया भाई, ये वेवलेंथ कब रहती, मेंटेन कब रहती, जब वो एयर में चलता। तो अगर मेरे से कोई कहे कि किसी स्लेब T थिकनेस वाली स्लेब से हमने लाइट को पास कराया है, तो बताओ वो एयर में कितना, एयर के बराबर कितना चली, तो कितना चलेगी, म्यू टाइम्स चलेगी, है ना। तो अपन ऐसे कह सकते हैं कि टू मेंटेन सेम वेवलेंथ light is to travel mu T length in air। समझ में आया कि एयर के बराबर ये क्या हो गया T। अब देखो मैं उससे उस तरीके से नहीं लिख पा रहा हूँ जिस तरीके से अपने को याद में रखना है। क्या चीज़ है कि जब कभी भी किसी लाइट को हम T थिकनेस की स्लैब से पास कराते हैं तो उसकी तो T थिकनेस रहती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू रहता है, पर अगर मैं उसको एयर से कंपेयर करूंगा तो वो एयर की कितनी थिकनेस के बराबर है,
म्यू टाइम्स ऑफ थिकनेस के बराबर। अब उससे क्या चीज़ है, इस थिकनेस को, म्यू टी थिकनेस को अपन क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल पाथ लेंथ। क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल पाथ लेंथ, है ना। तो अब इससे, इसका मतलब अपन ऐसे कह सकते हैं, जैसे पाथ डिफरेंस निकालने के लिए अपन देखते हैं ना, तो जब मैं आपसे कहूँ कि यहाँ से अगर टी थिकनेस की एयर होती तो लाइट कितना चलती, टी। अब ये हम स्लेब है टी थिकनेस की, तो अब वो लाइट कितना चली, म्यू टी, तो एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस कितना आया, म्यू -1 इंटू टी। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि इफ ओनली टी थिकनेस इन एयर, लेंथ ऑफ पाथ कितना आ जाएगा, टी। इफ ओनली टी थिकनेस इन मीडियम, तो लेंथ ऑफ पाथ कितना आया, म्यू टी। ठीक है, तो अगर मैं कहूँ पाथ डिफरेंस बताओ, पाथ डिफरेंस, तो यहाँ पे क्या आया, म्यू टी माइनस टी, है ना। ये भले ही मीडियम की टी थिकनेस है, पर एयर की कितनी है, म्यू टाइम्स, ये भी, ये क्या है, एयर की टी थिकनेस, तो क्या आ गया, म्यू -1 इंटू, समझ में आ गया। अब अगर मैं कहूं कि पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स की वैल्यू म्यू -1 इंटू टी आई है, ठीक है, तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, डेल्टा एक्स किसके इक्वल होता है। अगर मैं यहां पे कहूं कि कंस्ट्रक्टिव, जैसे मैं आपसे कहूं तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, लैम्डा अपॉन 2 इंटू डेल्टा फाइव इज इक्वल टू म्यू -1 इंटू टी के लिख सकते हैं। तो डेल्टा फाइव की वैल्यू क्या आ गई, 2 अपॉन लैम्डा इंटू म्यू -1 इंटू टी। अच्छा, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 2 म्यू -1 इंटू टी बटे लैम्डा को मैं ऐसे लिख दूँ बीटा इंटू डी डिवाइडेड बाय कैपिटल डी, क्योंकि बीटा जो होता है वो लैम्डा डी बाय स्मॉल डी होता है, तो उस तरीके से लिखा जा सकता है। खैर ये तो लिखने का तरीका है। अब मैं जो चीज़ बता रहा हूँ वो क्या है, देखो पहला क्वेश्चन सॉल्व करने का साथ के साथ बता रहा हूँ, वो इसलिए बता रहा हूँ, हमने क्या करा कि ये YDSC एक्सपेरिमेंट था। क्या था, YDSC एक्सपेरिमेंट, और हमसे किसी ने कहा भैया तुम किसी एक स्लैब के आगे क्या लगा दो, सेंट्रल मैक्सिमा यहाँ आ रहा था, ऑब्वियस सी बात है यही आएगा। ठीक है, ये तो था S, ये क्या है S1, और ये क्या हो गया S2। ठीक, और ये था हमारा सेंट्रल मैक्सिमा, सेंट्रल मैक्सिमा। ठीक है, अब आपसे कोई कहे कि मुझे कि बताओ कि अगर मैंने यहाँ पे नाउ स्लैब ऑफ म्यू RI रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज यूज्ड इन फ्रंट ऑफ S1, एक स्लैब जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, थिकनेस कितनी है, T है, उसको आपने क्या लगा दिया, S1 के आगे लगा दिया। आपसे पूछा जाए नाउ न्यू पोजीशन ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, अब क्या होगा भैया, जल्दी से बता दो क्या आना चाहिए। सॉल्व वॉल्व कुछ मत करो, तरीका क्या होगा, लिखेंगे कैसे, क्या होगा, मैंने कैसे बताया था पार्ट डिफरेंस लिखना। देखो फिर से बता रहा हूँ, इसकी प्रैक्टिस डाल लो। डेल्टा एक्स इज इक्वल टू SS1 प्लस S1P माइनस SS2 माइनस S2P, यही बताया था ना। ठीक है, आपने किया क्या है, हमने ये किया है कि S1 के आगे एक स्लैब लगा दी, कितनी T थिकनेस की, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है म्यू।
चलो ये बताओ, मैंने अगर ये x माना तो ये तो x ही है ना, और ये l है तो ये भी तो l ही था पहले तो, है ना। अब क्या हुआ, ये तो l जो लिखा है ना ऊपर वाला पहले वाला है। अब बताओ S1 की जगह क्या लिखोगे, x प्लस S1p की जगह क्या लिखोगे। मुझे बताओ L माइनस टी तो एयर की, L माइनस टी तो एयर की, और ये स्लैब T थिकनेस की है, तो एयर की कितने के बराबर है, म्यू टी। तो मैं ऐसे लिखूं क्या, L माइनस टी तो बची हुई जो एयर की है प्लस म्यू टाइम्स ऑफ टी। समझ में आई नहीं आई बात, कि बची हुई जो थी इसको हटा दो पहले तो। अगर मैं कहूं तो इसको छोड़ के अगर मैं पूरी लेंथ लिखना चाहता हूं, वो तो L माइनस टी, वो तो एयर में ही है ना, तो L माइनस टी हो गई। और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू में है, तो ये एयर की कितने के बराबर हो गई, म्यू टाइम्स। चलो SS2 सही है, माइनस S2p, ये तो L के बराबर ही हुई ना। आप चाहो तो वैसे लिख सकते थे, पर आएगी तो यही। तो बताओ क्या है, क्या x से x कैंसिल, या आएगा L माइनस टी प्लस म्यू टी माइनस L, तो ये L से L कैंसिल, क्या आया, आया पार्ट डिफरेंस क्या आ रहा है, पार्ट डिफरेंस क्या आ रहा है, ग्रेटर देन जीरो की लेस देन जीरो, ग्रेटर देन। भाई म्यू की वैल्यू तो 1 से ज़्यादा होगी, तो 1 से ज़्यादा होगी, और थिकनेस है ही, वो तो फाइनाइट होती है, तो इसका मतलब पॉजिटिव आया, पार्ट डिफरेंस की वैल्यू क्या आ चुकी है, पॉजिटिव। तो मुझे एक चीज़ बताओ, आपने किस में से किसको माइनस किया है, इसका मतलब ये कहीं ना कहीं ज़्यादा रहा होगा और ये कम रहा होगा। अब सुनना जो चीज़ मैं बता रहा हूँ, ये ज़्यादा रहा होगा, ये कम रहा होगा, तो मुझे पैटर्न को किधर शिफ्ट करना पड़ेगा, ऊपर। अब समझो ध्यान से, बिना सोचे समझे आंसर मत दिया करो। कैसे, अगर पैटर्न को मैं ऊपर कर दूंगा तो अभी इसके थ्रू जो लेंथ है वो कम हो जाएगी ना। अभी आपने क्या रखी, लेंथ वो की वही रखी, जिसकी वजह से ऊपर वाला ज़्यादा चल रहा था और नीचे वाला कम चल पा रहा था। अब हम चाहते हैं कि इस पार्ट डिफरेंस को जीरो करके लाएं, तो ऊपर वाले की लेंथ को छोटा करना पड़ेगा ना। छोटा कब करोगे, जब ऊपर शिफ्ट करोगे। तो अपन ऐसे याद रख सकते हैं कि जिधर की तरफ स्लैब लगाई जाती है सेंट्रल मैक्सिमा उधर की तरफ ही शिफ्ट हो जाता है। बात समझ में आ गई। अब वो देखो मैं डायग्राम से बता सकता हूं, पर इसमें ऐसा हो जाएगा, इसलिए अपन पहले लिखने के बाद में बताऊंगा। सबसे पहले लिखो ऑप्टिकल पाथ लेंथ, हेडिंग लिख ली ऑप्टिकल पाथ लेंथ। इसमें लिखो व्हेन a slab of thickness t, refractive index mu, when a slab of thickness t, refractive index mu is used then when light entered inside the medium, when light enter inside the medium, its wavelength reduced, by the factor which is called as refractive index, due to this when we compare this length to the length of air, it increases mu times। हालांकि देखो मैं उतना तरीके से नहीं लिखा पाया हूँ, पर आप समझ गए होंगे कि मेरी भावनाएं क्या है ना। कि अगर लेंथ ऑफ
उससे कंपेयर करना चाहते हो तो वो न्यू टाइम्स होती है। फिर भी तुम तुम्हारी लैंग्वेज में जो भी लिखना चाहते हो वो लिख लेना कि भैया ऐसा है कि ये हमने इसलिए किया ताकि हम एयर की थिकनेस से कंपेयर कर सकें। ठीक है, वो ये वैसी चीज़ हो गई। आज जैसे फेज डिफरेंस निकालना होता है तो आगे के फंक्शन जैसे साइन साइन होना ज़रूरी है ना। ऐसा नहीं हो सकता कि आप साइन और कोस के बीच में फेज डिफरेंस निकाल लो, साइन साइन के बीच में निकालते हैं ना। ऐसे ही मैंने क्या करा कि पहले तो ये निकाला कि एक्चुअल में ये मीडियम में चली जो लैम्डा इतना हो गया। अब दोनों के आगे के लैम्डा सेम है, इसका मतलब ये सेम मीडियम में। तो मैंने देखा कि अगर मीडियम नहीं होता है तो टी चलती, पर मीडियम लगा चलो अब देखो इसके आगे बढ़ते हैं। अब मैं क्या चीज़ बता रहा था इसके अंदर कि किस तरीके से हमारे को लेंथ शिफ्ट होगी। देखो ये किस में, सेकंड सेमेस्टर में क्या है, सेकंड सेमेस्टर में ओवरऑल निकलता है ना। तो 7.4 बताया ना मैंने, 7.4 था मेरा तो खुद का पॉइंट। पहला हमारा आया था यार, हम जैसों का तो इन्फोसिस में आता था, क्योंकि हमारे टाइम आया था ज़्यादातर ये सॉफ्टवेयर का क्रेज आ गया था। तो हमारे एक तो इन्फोसिस में हुआ था, एक हम लोग क्या है कि टीसीएस के बहाने वहाँ गए थे जम्मू वैष्णो देवी कि ले चले यार प्लेसमेंट के लिए चले। हम तो क्या ही इसलिए गए थे कि ले चलो चलो घूमने चले है ना भाई। क्या था कि यार एक्चुअल में कॉलेज की गाड़ी जा रही है ना, क्यों यहाँ पे कंपनी ने कहा भाई यहाँ पे आएंगे हम तो यहाँ पे, है ना। और हमारे क्या होता था कि जैसे कॉलेज वाइज इनके पैकेज रहते हैं, जैसे आप अच्छे कॉलेज में हो ना तो वो सीआरसी सब मेंटेन कर लेते हैं। जैसे मान लो इन्फोसिस यही लोकल कॉलेज में आएगी ना तो 2.5-3 लाख में निपटा देगी। पर हमारे में क्या होता है कि स्टार्टिंग पैकेज जैसे मेंटेन रख रखा था 4.5 लाख का, कि मिनिमम आप लोगों को 4.5 लाख वाली कंपनियां ही बुलानी है, उसके अलावा नहीं है। तो जो भी कंपनियां ऑफ़र करती थी वो 4.5 लाख, जैसे मारुति वगैरह ये। अब हमारा क्या हुआ था, यही हमारे साथ चोट हो गई। हमने सोचा कि यार अपने तो प्लेसमेंट नहीं हो रहे, बाहर निकलेंगे तो अपने पास नौकरी नहीं होगी तो क्या होगा, सब कहेंगे कि यार ये कैसा इंजीनियर है। तो जब निकले तो हमने सोचा कि यार अपन इन्फोसिस में बैठ जाते हैं। अब बैठते हैं वहाँ क्या है कि रिटर्न तो क्या है आपका सीआरसी क्लियर करा देता है, मतलब वो क्या चीटिंग होती है, वो उसको घुमाने ले जाता है, खिलाने पिलाने ले चल, जितने में उधर आंसर आते हैं फर्स्ट का ए, सेकंड का बी, ये सब कर लेते हैं, है ना। और उसमें क्या होता है कुछ बच्चों को फेल भी होना होता है, मतलब ऐसा नहीं हो जाए सारे पास हो जाए, ये तो वो भी चौंक जाएगी यार इतना टैलेंटेड जगह पे मैं आया हूँ क्या। तो वो क्या करते हैं जिनका प्लेसमेंट हो चुका होता है ना वो अपने आप को फेल करवा लेते हैं और बाकी जो है वो पास हो जाते हैं। ठीक, अब वो पास हो गए उसके बाद अब जाएंगे वो इंटरव्यू के लिए। अभी एक क्या सॉफ्टवेयर कंपनियों के तो ज़्यादा खास इंटरव्यू होते नहीं, तो उसमें क्या सिलेक्शन ये जैसे पीएनसी वगैरह के क्वेश्चन पूछ लेते हैं। इनकी क्या है कि बस इनकी औकात वहाँ तक की होती है, तो वो क्या है कि वैसे क्वेश्चन पूछते हैं, क्योंकि पता है प्रोग्रामिंग की तो इलेक्ट्रिकल वाले को तो कुछ आना नहीं है ना, तो सबको बुलाते हैं। तो यही चीज़ हो गई, तो उसमें हमारा प्लेसमेंट हो गया। अब जैसे प्लेसमेंट हुआ उससे 10 दिन बाद ही हमारी कोर कंपनियाँ आना स्टार्ट हो गई। अब कोर कंपनियाँ कौन सी, मारुति आ रही है ना, फिर उसके बाद हमारे गेल आ रही है, पावर ग्रिड ने आना नोटिस निकाल दिया कि हम आ रहे हैं, तो वहाँ पे वो आ गई। तो फिर हमने सोचा यार ये क्या कर लिया अपन। और आप ये भी नहीं कर सकते कि इन्फोसिस में अब हो चुका है तो अब जब तक 90% जनता प्लेस नहीं होगी तब तक कुछ नहीं हो सकता आपके इलेक्ट्रिकल में। तो हम क्या करते थे कि भाई अब कुछ तो मेंटेन है ही नहीं, तो अपन घूमने तो चले कम से कम। जब टीसीएस का आया था तो कॉलेज वालों ने गाड़ी करी, वो इतने लोग जा रहे हैं तो हम भी जैसे नहीं होता एक्स्ट्रा खिलाड़ी जा रहे होते हैं, तो हम लोग चले गए एक्स्ट्रा खिलाड़ी की फॉर्म में वहाँ पे प्लेसमेंट के लिए। फिर बाद में रिलैक्सेशन ऐसा हुआ कि जो लास्ट का सेमेस्टर होता है ना
उसमें आती है सबसे धड़ाधड़ी से कंपनी। हमारे को ये पहले तक तो ऐसा होता था कि यार 7 सेमेस्टर में ही प्लेसमेंट हो जाते थे और हम डर रहे थे कि यार क्या होगा अपना। पर जब बाद में देखा ना, तो बाद में ऐसे धड़ाधड़ी से कंपनियाँ आती है, कभी कौन सी कंपनी आ रही है, कभी कौन सी आ रही है। तो ज़्यादातर आदमी को क्या है कि फिर हमारा डर ख़त्म हो गया था, क्योंकि डर इसलिए कि यार अपन नौकरी वाले तो यही नहीं, क्या होगा क्या करेंगे ये। पर जैसे ही लग गया कि यार अपन एक तो नौकरी लेके निकल ही रहे, तो उसके बाद तो कंपनियों की लाइन लग गई थी। क्योंकि हमारे CRC हो तो क्या है, वो बेचारे कम प्लेसमेंट पे हो गए थे प्लेस्ड, तो उनको ये डर था कि यार मैं 9 पॉइंटर बना के और 5 लाख की कंपनी लेके बैठा हूँ, तो मैं ऐसे थोड़ी जाऊँगा। तो क्या है, कभी ना कभी किसी ना किसी कंपनी को इन्विटेशन भेजते ही रहते। तो लास्ट के सेमेस्टर में उन्होंने अच्छी खासी कंपनियाँ बुला दी। पर एक चीज़ और मैं बताऊँ, अभी जैसे ट्रेंड है ना कंप्यूटर साइंस का, तो आप लोगों को ट्रेंड के हिसाब से नहीं चलना चाहिए। ज़्यादातर जैसे कंप्यूटर साइंस वगैरह चल रहे हैं, देखो तुम सब कंप्यूटर साइंस में तो जा ही नहीं सकते। चाहे उसके चक्कर में आदमी क्या होता है कि कॉलेज में कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता है। पर मेरा तो ये मानना है कि आप लोगों को कॉलेज से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, ब्रांच से कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि जब तक आपको अच्छा वो नहीं मिलेगा ना प्लेटफॉर्म, तब तक तुम्हारी ब्रांच को कोई नहीं देखेगा। नरे कंप्यूटर साइंस इंजीनियर बैठे रहते हैं और कुछ नहीं होता उनको। तो आगे अगर आप लोगों की प्रेफरेंस रहे ना, तो कॉलेज को ज़्यादा रखना और उसको बिल्कुल वो मत रखना, ठीक है। चलो देखो, अब मैं जो बात बता रहा था वो क्या है, मान लो ये सोर्स यहाँ से और ऐसे गया, हमारे पास एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस जो आया वो कितना आया, म्यू माइनस 1 इंटू टी। अगर मैं मैक्सिमा को इधर शिफ्ट कर दूंगा तभी तो ये कम चला होगा और ये क्या होगा, ज़्यादा चलेगा। तभी तो पाथ डिफरेंस क्या आ सकता है, 0 आ सकता है। क्योंकि हमने ये देखा स्लेब लगाने से इसके थ्रू जो मूव लेंथ है वो ज़्यादा हो चुकी है। तो अगर हम चाहते हैं कि मैक्सिमा को किधर, सेंट्रल मैक्सिमा को किधर शिफ्ट करें, तो इसको कम चलवाना पड़ेगा ना। तो कम चलवाने के लिए मैंने किधर शिफ्ट करा मैक्सिमा को, ऊपर की तरफ। तो ऊपर की तरफ शिफ्ट हुआ होगा तो ये ज़्यादा चला होगा, ताकि ये दोनों लेंथ आपस में एक दूसरे को क्या कर देगी, कैंसिल। तभी तो सेंट्रल मैक्सिमा पे पाथ डिफरेंस क्या हो पाएगा, 0। तो अपने को ऐसे ध्यान में रखना है कि जब कभी भी किसी के आगे स्लेब लगा दी जाती है, जब भी किसी के आगे स्लेब लगा दी जाती है, तो वहाँ पे जो सेंट्रल मैक्सिमा है वो उसी की डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाता है। अब मान लो ऐसा क्वेश्चन होता कि मेरे से कोई कह देता कि भाई यहाँ पे ये सोर्स है, ये S1 है, ये S2 है, यहाँ पे ऐसे सेंट्रल मैक्सिमा इधर आ रहा था, मैंने यहाँ पे लगा दिया μ1 और T1 थिकनेस की, और यहाँ पे भी लगा दी μ2 और T2 थिकनेस की। अब क्या आंसर आएगा। अब लिखने का तरीका पहले वैसे रखो, कैसे कि डेल्टा x इज इक्वल टू SS1 प्लस S1P माइनस SS2 माइनस S2P। अब क्या बोला कि ये वाली लेंथ तो बोली मैंने x और ये वाली लेंथ बोली मैंने x, क्योंकि दोनों बराबर दिख रही है। अच्छा, ये वाली लेंथ बोल दी मैंने एयर की तो L, और ये वाली लेंथ भी क्या बोल दी, एयर की L, टोटल लेंथ है ना। अब कैसे लिखोगे, SS1 तो x प्लस S1P क्या होगी, L माइनस T1 तो एयर की, प्लस इसकी कितनी हो जाएगी, ये आ जाएगा L माइनस T1 तो एयर की प्लस μ1 T1, ठीक है, माइनस SS2 कितना x, और ये कितनी हो जाएगी L माइनस T2, यहां प्लस लगा देता हूं, प्लस μ2 क्या आएगा बोलो, ये देखो x माइनस L माइनस T1 प्लस μ1 T1 माइनस x प्लस या माइनस L प्लस T2 माइनस μ2 T2, ठीक है। क्या कैंसिल, ये इससे ये कैंसिल, L से L कैंसिल, क्या आया μ1 माइनस T1 इंटू T1 माइनस क्या आ जाएगा μ2 माइनस 1 इंटू T2, यही आएगा। अब बताओ कैसे डिसाइड करेंगे, ये आया डेल्टा x, अगर डेल्टा x ग्रेटर देन 0 आया तो पैटर्न किधर शिफ्ट होगा, ऊपर। तो यहाँ लिख देंगे पैटर्न शिफ्ट अबव, यानी वो सेंट्रल की बात कर रहा हूँ मैं ना, सेंट्रल मैक्सिमम। डेल्टा x <0 आया तो पैटर्न शिफ्ट
डाउनवर्ड, है ना, और यहाँ पे डेल्टा एक्स अगर 0 है तो सेम पोजीशन। ठीक है, चलो ये नोट कर लो, बाकी नेक्स्ट में पढ़ेंगे।